यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा जा रहा है कि आप अपना खर्चा खुद वहन कीजिए, आपको ग्रांट नहीं दी जाएगी, आपको लोन दिया जा सकता है लेकिन वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। उन जितना निर्भीक और उन जितना निडर वाइस चांसलर मैंने आज तक नहीं देखा। किसी चीफ मिनिस्टर की या मिनिस्टर की यही हिम्मत नहीं होती थी कि वो जो है संत जी को कोई सिफारिश कर दे। अच्छा, ये भी दौर था कभी? ये दौर था। मिला के गवर्नमेंट अगर देखें आप, गवर्नमेंट सिर्फ हमें 30% हमारे खर्चे का ओनली 30% ग्रांट इन एड देती है। यहाँ पर जब एमए प्रीवियस मैंने एडमिशन लिया तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगी, घंटी नहीं थी। लेकिन जो ही 1 घंटा जो है हमारी क्लास का ख़त्म होता, अगला टीचर गेट के ऊपर खड़ा हुआ करता। डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर ग्रेवाल ये अपने आप में एक लेजेंड रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। डॉक्टर राजबीर सिंह के टाइम में रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। कम से कम 17-18 जो टीचर्स हैं वो संसार के टॉप मोस्ट 2% साइंटिस्ट में आते हैं। कम से कम 17-18 हैं, जो हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना ऊंचा स्तर नहीं है। डिपार्टमेंट्स खाली पड़े। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक भी टीचर नहीं है। सोशियोलॉजी में आज के दिन एक भी टीचर नहीं है। रिटायर्ड टीचर से क्लास ली जा रही है। रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो क्लास ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हरियाणा में ये बैन का क्या मतलब है। फैकल्टी की अपॉइंटमेंट के ऊपर बैन करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में 2017 में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, उसके बाद अब अपॉइंटमेंट्स जो हैं प्रेजेंट वाइस चांसलर के टाइम के ऊपर अब इंट्रोड्यूस चल रहे हैं। पेंशन अगर सरकार दे दे तो उसको देने में उनको गवर्नमेंट को एतराज क्यों होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज आजकल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को देख के नहीं खुलती, यूनिवर्सिटीज आजकल पॉलिटिकल कंसिडरेशन से खुलती है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर SPS दहिया, जो कि MD यूनिवर्सिटी में करीब 40 साल तक एज ए फैकल्टी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सीनियर प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, कई सारे ओहदों पर सर ने काम किया है। और सर से तो हमें हरदम सीखने को मिला है। जब सर यूनिवर्सिटी में रहते थे तो इनके पास अक्सर जाना होता था और कई सारे सामाजिक इश्यूज़ पर, हरियाणा से जुड़े हुए एजुकेशन के इश्यूज़ पर सर से डिस्कशन होता था। बाद में भी मुलाकात होती रही हैं, लेकिन आज पहली बार सर हमारे स्टूडियो में आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। सर, आप हरदम हरियाणा से के जो ज़रूरी मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, और भी तरह तरह के मुद्दों पर आपसे चर्चा होती रही है। आज शुरुआत के लिए, और बहुत सारे हमारे ऐसे ऑडियंस होंगे जो शायद आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो MD यूनिवर्सिटी से आपका कितना लंबा जुड़ाव है? कैसे आप यहाँ पहले आए, एज ए स्टूडेंट आए, फिर वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा। मैं 1975 में MA प्रीवियस इंग्लिश में मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद मैं MPhil का स्टूडेंट रहा। शुरू में MPhil का कोर्स नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी में, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में MPhil के लिए चला गया था। बाद में यहाँ पर प्रोफेसर भीम सिंह दहिया और डॉक्टर ग्रेवाल वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर MPhil का कोर्स स्टार्ट कर दिया। मैं फिर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से MD यूनिवर्सिटी में आया था। 1978 में मेरी यहाँ पर एज लेक्चरर यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गई थी। और यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न पार्ट था, एक एफिलिएट कॉलेज, एक मेंटेन्ड कॉलेज था। उसके बाद जो है ना मैं डिपार्टमेंट में रहा। फिर जो है ना फिर तो एक लंबा उस संबंध चला MD यूनिवर्सिटी के साथ। सर, अभी MD यूनिवर्सिटी भी अपने 50 साल गोल्डन जुबली मना रहा है, और आपने अभी जिक्र किया 1975 का, जबकि MD यूनिवर्सिटी
76 में बनी थी, यानी कि इस यूनिवर्सिटी को आप तब से जानते हैं जब ये यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी, और शुरू से लेकर आखिर तक आप तो क्लोजली एसोसिएट रहे हो, विभिन्न पदों पर काम किया है। तो मैं शुरुआत करूंगा सर कि उस समय जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो कैसे टीचर्स होते थे, क्या उनकी इंटीग्रिटी होती थी, और स्टूडेंट्स कैसे होते थे, रिसोर्सेज कम थे, बिल्डिंगें कम थी, माहौल कैसा होता था? माहौल उस टाइम और आज के माहौल में मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आता है। कॉलेज से हम जो यूनिवर्सिटी में आए उस टाइम तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, और आज मैं उस बात को मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि वहाँ तो कॉलेजों में तो घंटी बजती है, घंटी पीरियड जो है ना, घंटी बजी और पीरियड जो है दूसरा टीचर आ गया, तो घंटी जो है रूल करती है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब एमए प्रीवियस में मैंने एडमिशन लिया तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगी, घंटी नहीं थी, लेकिन जो ही 1 घंटा जो है हमारी क्लास का ख़त्म होता, अगला टीचर गेट के ऊपर खड़ा हुआ करता। जिस टीचर को क्लास लेनी होती थी वो ये इंतज़ार नहीं करता था कि वो निकलेंगे दूसरे टीचर तो मैं अंदर जाऊंगा, वो बाहर गेट के ऊपर खड़े होते थे। इस प्रकार के हमारे टीचर जो हैं, हमने उनसे शिक्षा प्राप्त की। कब की बात कह रहे हैं सर आप? मैं 1975 की कह रहा हूँ। अच्छा। 1975 में फिर मैं उस टाइम डॉक्टर चावला होते थे, डॉक्टर आश्क थे, फिर एमफिल में डॉक्टर भीम सिंह दहिया और डॉक्टर ग्रेवाल से मैंने शिक्षा प्राप्त की। कैसे टीचर? डॉक्टर भीम सिंह दहिया का तो हमने बहुत नाम सुना है। डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर ग्रेवाल ये अपने आप में एक लेजेंड रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, और वट एवर आई एम टुडे इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दीज 2 पर्सन्स। उन्होंने मेरे को ना सिर्फ लिटरेचर पढ़ाया, वो मेरे लाइफ और लिटरेचर दोनों के ही टीचर हैं। दे टॉट मी लाइफ एंड लिटरेचर। उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल, उनसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रहा, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मैं गया था, लेकिन मैंने ऐसे टीचर जो हैं देखे ही नहीं है। जो 2 टीचर आपने बताए, 2 टीचर, डॉक्टर ओपी ग्रेवाल और डॉक्टर भीम सिंह दहिया तो बाद में विधायक भी बने, वाइस चांसलर बने। तो डॉक्टर ग्रेवाल के बारे में हम कम जानते हैं, तो डॉक्टर ग्रेवाल के बारे में बताइए कि वो मतलब अब उनका परिवार कहाँ रहता है? डॉक्टर ग्रेवाल का परिवार जो है, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ग्रेवाल की ब्रेन ट्यूमर से अनटाइमली डेथ हो गई थी। डॉक्टर ग्रेवाल का परिवार जो है वो कुरुक्षेत्र में रहता है। उनके 2 बेटे हैं, एक बेटियां है, एक बेटा अमेरिका में गया हुआ है, एक सेंट स्टीफन में लेक्चरर है, प्रोफेसर हो गए होंगे अब तो, काफी दिनों की बात है। तो और एक बिटिया है जो करनाल के किसी कॉलेज में लेक्चरर है। और डॉक्टर भीम सिंह दहिया वो कहाँ रहते हैं आजकल? डॉक्टर भीम सिंह दहिया का निवास स्थान तो कुरुक्षेत्र है, और वो कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और दिल्ली शटल इन तीनों में शटल करते हैं। तो घूमते रहते हैं, कभी यहाँ आ गए, कभी वहाँ चले गए, कभी अब क्योंकि चंडीगढ़ में तो उनके बेटे जो है पहले वकील होते थे, आजकल हरियाणा को हाई कोर्ट के माननीय जज हैं। अच्छा, डॉक्टर श्री त्रिभुवन दहिया। अच्छा, दहिया साहब के। आज ठीक है सर। और अब सर 50 साल बाद आते हैं, आज की यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी हो चुकी है, कैंपस कितना ग्रीन है, बहुत सारी बिल्डिंगें आ चुकी हैं, डिपार्टमेंट्स एक्सपेंड हो चुके हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है। आज की यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो शिक्षा के मामले में 2 बिल्डिंगें तो मैंने बता दी आपको, वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, उनमें मुझे बताइए क्या फ़र्क आप देखते हैं? अगर मैं नाम लूँ तो डॉक्टर आरपी हुड्डा के टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी, और ये जो चारों तरफ ग्रीनरी आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हरियाली जो है
वो हमारे यहाँ पर कैंपस में है, रोहतक में, सारे रोहतक उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। तो एक दिन जो है हम बैठे हुए थे तो बोले कि सतपाल देखो मैंने कितनी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, शीशे की बिल्डिंग्स बना दी। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैंने कहा कि सर बिल्डिंग्स तो बहुत बढ़िया बनाई आपने, शीशे की बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन उन बिल्डिंग्स के अंदर तो कुछ नहीं है। जिस प्रकार की यहाँ पर हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं, जिस प्रकार की हमारी फैकल्टी अब धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपने अपनी बात कह दी जो कहनी थी। ये मैंने जो बात थी ये मैंने डॉक्टर हुड्डा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा और बोले कि भाई ऐसा है, अब जो है बिल्डिंग्स के ऊपर ध्यान दिया, अब थोड़ा सा फैकल्टी के ऊपर भी ध्यान देंगे, इस मामले पर को भी देखेंगे। तो मैंने कहा धन्यवाद सर जी। तो आपका मैसेज जो है वो ये है कि एमडी यूनिवर्सिटी आज A+ यूनिवर्सिटी है, बिल्डिंग्स के मामले में तो लाजवाब है ही, A++। तो लेकिन जहाँ तक फैकल्टी की बात है, जिस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है नॉलेज, उस मामले में अभी सुधार की ज़रूरत है। देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स तो हमारे इस प्रकार के हैं कि जो सारे इंडिया में जिनका नाम है, सारी फैकल्टी इस प्रकार की नहीं है। कम से कम 17-18 जो टीचर्स हैं वो संसार के टॉप मोस्ट 2% साइंटिस्ट में आते हैं। कम से कम 17-18 है, जो हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना ऊंचा स्तर नहीं है। यानी कि उनकी रिसर्च की क्वालिटी का स्तर। रिसर्च की क्वालिटी जो है, खासकर प्रेजेंट वाइस चांसलर के टाइम में, डॉक्टर राजबीर सिंह के टाइम में रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। कुछ डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। लंबे समय से, पिछले 10 साल से फैकल्टी शॉर्टेज है। अगर मैं डेटा की बात करूं, जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से 55% जो है ना वो सीटें खाली हैं और 45% फैकल्टी जो है बाकी सारा लोड जो है वो शेयर कर रही हैं, शोल्डर कर रही हैं। फैकल्टी ना होने की वजह से यूनिवर्सिटी को क्या नुकसान होता है? 10 साल फैकल्टी की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हम आजकल सभी यूनिवर्सिटीज़ में, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। डिपार्टमेंट्स खाली पड़े। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक भी टीचर नहीं है। सोशियोलॉजी में आज के दिन एक भी टीचर नहीं है। रिटायर्ड टीचर से क्लास ली जा रही है। रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं वो क्लास ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हरियाणा में ये बैन का क्या मतलब है। फैकल्टी की अपॉइंटमेंट के ऊपर बैन करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जब आपने बजट पास कर दिया, आपने कह दिया कि इतने टीचर्स हैं और रेगुलर फैकल्टी बजट सैंक्शन इतनी है, और हम जो हैं आपकी तनख्वाह के लिए, आपकी सैलरी के लिए इतना जो है बजट जो है वो देने लग रहे हैं, तो बैन क्यों लगाया जाता है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। हमारी यूनिवर्सिटी में 2017 में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी, उसके बाद अब अपॉइंटमेंट्स जो हैं प्रेजेंट वाइस चांसलर के टाइम के ऊपर अब इंटरव्यूज चल रहे हैं। 8 साल जो है हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रही है, और उसके जिम्मेवार मैं तो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट को मानता। लेकिन अभी भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के गेट के कि भाई ये अपॉइंटमेंट रुकनी चाहिए, और इस मतलब डिमांड भी बड़ी अजीब है कि इन वीसी से नहीं होनी चाहिए, अगला आएगा वो करेगा। लेकिन एक बात बतलाइए, जब गवर्नमेंट ने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि यू कैन गो हेड विद द अपॉइंटमेंट्स, रिजर्वेशन जो है पॉलिसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दी जी। तो अब मुझे ये बात बतलाइए कि अगर अगला वाइस चांसलर करेगा तो अगला वाइस चांसलर जो है उससे क्यों करवा रहे हैं, और प्रेजेंट वाइस चांसलर से क्यों नहीं करवा रहे? तो ये तो अब इनके जो स्वार्थ है, निहित स्वार्थ में कहूँगा, ये इनका स्पष्ट मतलब है। एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि इस वाइस चांसलर के सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, उसके बाद इनको रिटायर होना, इसलिए लास्ट में इनसे ना करवाई जाए। लास्ट में ना करवाने का कोई, देखिए मेरे पास तो कोई वो नहीं है कि इनसे ना करवाई जाए।
नियम क्या कहते हैं? क्या वाइस चांसलर लास्ट दिन तक भी जो फैसले लेता है वो ले सकता है स्टैच्यूट? वाइस चांसलर स्टैट्यूटरी हर फैसला ले सकता है। कोई यूनिवर्सिटी का एक्ट, कोई यूनिवर्सिटी का स्टैट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने से नहीं रोकता। अच्छा सर, जो इस बार एक बड़ा इशू ये भी उठाया जा रहा है कि इंटरव्यू बेस्ड अपॉइंटमेंट्स होंगी। अब ये कितना आप ठीक मानते हैं? दिल्ली गेस्ट हाउस, हरियाणा गेस्ट हाउस के अंदर होंगी, हरियाणा भवन गेस्ट हाउस ऐसा करके कुछ, तो आपको लगता है कि क्या ये ठीक है? क्या हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए? और इंटरव्यू बेस्ड है, यानी कि अगर कमेटी किसी को अनफिट पाती है, 50% उसको नंबर नहीं देती है, तो वो आगे जा ही नहीं सकता, ये ठीक है? देखिए कि इंटरव्यूज जो हैं टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है वो दो प्रकार से, या तो आप रिटन पे लीजिए या प्योर इंटरव्यू के ऊपर लीजिए। जी। अब आपको हरियाणा की वास्तविक स्थिति का पता है कि रिटन टेस्ट जो है हमारा कितना पारदर्शी हो सकता है, कि हरियाणा की स्थिति क्या है। एक एक चीज जो है ना हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है। आप कोई भी निर्णय अपने आप नहीं ले सकते। वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी नाम, ऑटोनॉमी नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहले फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो छीन ली सरकार, फिर एकेडमिक भी छीन ली, फिर फंक्शनल भी छीन ली। और कमाल की बात ये है कि हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिस आया कि एक्सियन ब्रांच भी डीएचई से क्लियरेंस लेके ही सरकार यूनिवर्सिटी में कोई काम होंगे। फिर वाइस चांसलर क्या करेगा? वाइस चांसलर क्या करेगा ये तो अब जो ना डीएचई के क्लर्क चलाया करेंगे यूनिवर्सिटीज को। मुझे याद है कि एक बार हमारे एक्ट में क्या है कि गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसमें ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट का बहुत सीनियर ऑफिसर वो जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हुआ करेगा। होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से होता है। कुछ दिनों तक ये ठीक चलता रहा। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव आते थे, मेंबर थे वो। अब गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का जो फाइनेंस ऑफिसर है वो जो है हमारी यूनिवर्सिटी में एज मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। वो साहब जो है ना, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी, मैं भी मेंबर था, डॉक्टर आर.पी. हुड्डा जो है ना वो वाइस चांसलर थे। वो साहब जो है ना वो लेटर लेके आ गए। वाइस चांसलर ने उस आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया और हमने सारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बहुत स्ट्रांगली वर्डेड रिजोल्यूशन पास किया कि इस प्रकार की इंटरफेरेंस हम यूनिवर्सिटी में सहन नहीं करेंगे। जो एक्ट है उसके अनुसार आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, दे आर मोस्ट वेलकम, बट दिस काइंड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। तो लेकिन अब जो है ना अब तो हालात उनके बहाने क्या हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना 22 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं। अब कहाँ हम रिप्रेजेंटेटिव भेजें? तो ये जो सिटी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात क्या है। जी। अच्छा, एक यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा जा रहा है कि आप अपना खर्चा खुद वहन कीजिए, आपको ग्रांट नहीं दी जाएगी, आपको लोन दिया जा सकता है लेकिन वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। फिर काफ़ी शोर मचा, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन यूनिवर्सिटी अपना फंड खुद जुटाएंगी तो इसका मतलब है कि सारा बोझ गरीब मजदूर के बच्चे पर पड़ेगा जो यहाँ पढ़ने आता है, और तो कौन वहन करेगा? देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी फाइनेंस की जो बात है वो ये आज का मुद्दा नहीं है, ये शुरू से ही मुद्दा रहा है। कुल मिला के गवर्नमेंट अगर देखें आप, गवर्नमेंट सिर्फ हमें 30% हमारे खर्चे का ओनली 30% ग्रांट इन एड देती है। और उस 30% में 100% उनको इंटरफेरेंस चाहिए, 100% कंट्रोल चाहिए। और जब हम पैसे मांगने की बात करते हैं, ग्रांट की बात करते हैं, कहते हैं कि अपना जो है ना रिसोर्सेज जनरेट कीजिए,
अब हम रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए या तो जो है ना हम इस प्रकार की जो है स्कीम लेके आए, प्रोजेक्ट्स लेके आए, यूजीसी से, सीएसआईआर से, दूसरी संस्थाओं से, उसकी भी एक सीमा है। एक सीमा है, क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सीमा है और ये नहीं है कि सभी टीचर्स को जो है वो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, और उन प्रोजेक्ट्स का भी एक पर्टिकुलर जो है ना वो क्राइटेरिया है कि आप इतना जो है ना इस मद के अंदर, आइटम के अंदर खर्च कर सकते हैं, एक जो है ना इस आइटम के अंदर खर्च कर सकते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी फाइनेंसेस में कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ये आईएएस ऑफिसर्स जो आईएएस जो लॉबी है, ये शुरू से ही ये चाह रही है कि यूनिवर्सिटी को इस प्रकार उनकी गर्दन को पकड़े रहना ताकि वो सवाल ना पूछ पाए। यूनिवर्सिटी का बेसिक मतलब होता है कि हम जो हैं सवाल पूछें और बच्चों को सिखाएं कि सवाल सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठा, और आवाज़ को कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा अच्छा ये है कि आप जो है ना उसके फाइनेंसेस को ड्राई कर दीजिए। आज के दिन सारे पेंशन जो है हमारी यूनिवर्सिटी वहन कर रही है, सारा कंस्ट्रक्शन का खर्चा हमारी यूनिवर्सिटी वहन कर रही है। सिर्फ सैलरी का 30% भी आज मेरे ख्याल में वो भी कम कर दिया होगा, सरकार दे रही है। फीस अगर आप बढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं, लाजमी है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो उसी टाइम जो है ना ये कहेंगे कि हमें तो शांति चाहिए, वापस लीजिए आप इसको फीस को। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में लाखों लाखों रुपए की फीस है। ये आईएएस ऑफिसर्स 2 हफ्ते के लिए अमेरिका चले गए, 2 हफ्ते की प्रोजेक्ट्स के लिए इंग्लैंड चले गए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देख के उस सिस्टम को यहाँ पर इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वो इम्पोज भी तो देखिए ना, यहाँ के हालात को तो ये देखते नहीं है। वहाँ पर जो भी अमेरिकन बच्चा हायर स्टडीज के लिए जाता है बैंक से लोन लेके जाता है, क्यों लाखों रुपए की फीस है। हमारे यहाँ पर क्या है, एमए अगर आप करते हैं तो कुल मिला के 2,500 रुपये एक सेमेस्टर की फीस है, और उस 2,500 में अगर यूनिवर्सिटी जो है ना 100 रुपये भी बढ़ा दे तो हंगामा खड़ा हो जाता है। तो ये बतलाइए कि अगर सरकार 95% ग्रांट प्राइवेट एडेड कॉलेजेस को दे रही है तो हमारी यूनिवर्सिटी को देने में क्या नुकसान है, मुझे ये बतला दीजिए। हमारी पेंशन अगर सरकार दे दे तो उसको देने में उनको गवर्नमेंट को ऐतराज क्यों होना चाहिए? या तो आप यूनिवर्सिटीज जो है ना इस प्रकार 22 यूनिवर्सिटीज आपने खोल दी, कोई एकेडमिक कंसिडरेशन तो नहीं थी, सारी की सारी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस थी, चाहे इस सरकार की हो चाहे पिछली सरकारों की हो। यूनिवर्सिटीज आजकल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को देख के नहीं खुलती, यूनिवर्सिटीज आजकल पॉलिटिकल कंसिडरेशन से खुलती है। मैंने जो है ना आपके इलाके में ये यूनिवर्सिटी दे दी, मैंने आपके इलाके में ये यूनिवर्सिटी दे दी। यूनिवर्सिटीज खोल दी आपने, स्टाफ भरने नहीं देते, पैसे आप देते नहीं हैं, क्लासरूम्स जो है ना वो बनते नहीं हैं। तो आप ये बताइए कि फिर यूनिवर्सिटी का बेसिक मतलब क्या है? डॉक्टर साहब, क्या फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में देखिए हरियाणा में कोई चीज़ आज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं बची हुई। मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। अगर मान लो पॉलिटिकल आपकी कोई रिकमेंडेशन आ गई तो वाइस चांसलर उसको सहन नहीं कर पाता। मैं इसमें वाइस चांसलर की कमी नहीं बता रहा किसी की, ये सारा का सारा हमारा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारी यूनिवर्सिटीज़ को तबाह करने में। अभी एमडी यूनिवर्सिटी में 111 असिस्टेंट प्रोफेसर भरे जाने हैं, 11 एसोसिएट प्रोफेसर भरे जाने हैं और कुछ प्रोफेसर्स भी हैं। तो आपको लगता है कि सर बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड है, किसी का नंबर पड़ सकता है?
देखिए, वाइस चांसलर जो हैं, प्रेजेंट वाइस चांसलर डॉक्टर लोहान कह तो यही रहे हैं कि मैं जो है मेरिट बेस्ड पे करूँगा। उनकी ड्यूटी भी है, ये करना चाहिए, ये करना भी और ये चाहिए, जस्टिस भी होगा। और जस्टिस भी यही होगा कि जो अच्छे बच्चे हैं वो जो है ना यूनिवर्सिटीज में आए, तभी यूनिवर्सिटी का कल्याण होगा, तभी यूनिवर्सिटीज हमारी आगे बढ़ेंगी। उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज का तो हाल यही है ना। तो फिर उन बच्चों का क्या जिन्होंने इतने साल पढ़ाई की है, मेहनत की है, मेरिट में आए हैं, एकेडमिकली ब्राइट रहे हैं, जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिनका पिता किसान है, मजदूर है, किसी का झंडा डंडा नहीं उठाता है किसी पार्टी का, तो यानी कि वो तो रह जाएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वह चीफ मिनिस्टर एक या दो की कह सकता है। ये नंबर तो सब्जेक्टिव मामला है। वही ना, 111 क्यों नहीं? उसको तो अपने विधायक भी खुश रखने हैं, अपने यारे प्यारे भी खुश रखने हैं, बिरादरी भी खुश रखनी है। चलो खैर, ये तो हम तो नहीं जानते, ये तो अजम्पशन है। ये तो हो सकता है वो एक की भी ना कहे। हाँ, हो सकता है एक की भी ना कहे, लेकिन उसकी संभावना एक की भी नहीं कहेंगे तो चीफ मुझे पक्का विश्वास कि वाइस चांसलर मेरिट बेस्ड जो है ना वो सिलेक्शन करेंगे। वैसे तो इस पार्टी, मतलब जो जिसकी सरकार है, उन पार्टी का एक स्लोगन है, बिना पर्ची और बिना खर्ची। अब सच्चाई कितनी है ये तो देखो हमारे लोग जानते हैं। हालांकि कुछ बच्चों का भी एमडी यूनिवर्सिटी से ही हैं, उनका कॉलेज काडर में सिलेक्शन हुआ है, और उनको जितना मैं पर्सनली जानता हूँ उनके पास पैसे देने के लिए है भी नहीं, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसी बात नहीं है, देखो कुछ तो है, कुछ का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो ये सिस्टम जो है ना चरमरा गया होता। आपको कुछ ना कुछ जो सेम्बलेंस है, कुछ तो रखना पड़ेगा। सेम्बलेंस तो आपको रखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर अंदर जो है आपको फिर सारा का सारा सब कुछ रोटनता मिलेगा। सर, आप बहुत पुराने प्रोफेसर हो। जब एमडी यूनिवर्सिटी का नाम आता ना, तो एक वाइस चांसलर रहे हैं यहाँ के, चौधरी हरद्वारी लाल। उनके बारे में बहुत चर्चा होती है, उनके बारे में, उनका टेन्योर के बारे में, उनके स्टाइल के बारे में, और बताते हैं कि उनके समय में अपॉइंटमेंट बड़ी गजब लोगों की हुई थी। आप तो अच्छे से जानते हैं, तो क्या थोड़ा सा उस दौरान का दौर का मेरी अपॉइंटमेंट और मेन जो अपॉइंटमेंट्स हुई शुरू की बैच की, वो सारी की सारी संत जी के टाइम के ऊपर हुई। चौधरी हरद्वारी लाल, उनको लोग जो है ना संत जी के नाम से कपड़े भी वो कपड़े भी जो है ना भगवा पहनते थे। लेकिन मैं इतने वाइस चांसलर को देखने के बाद आज आपको मैं ये कह सकता हूँ कि उन जितना निर्भीक और उन जितना निडर वाइस चांसलर मैंने आज तक नहीं देखा। किसी चीफ मिनिस्टर की या मिनिस्टर की यही हिम्मत नहीं होती थी कि वो जो है संत जी को कोई सिफारिश कर दे। अच्छा, ये भी दौर था कभी? ये दौर था, एमडी यूनिवर्सिटी में ये दौर था। एक बार एक एजुकेशन मिनिस्टर हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बैठना चाहता था कि मैं जो है ना, आई एम द एजुकेशन मिनिस्टर, देयरफॉर आई विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। संत जी ने उनको मीटिंग से बाहर निकाल दिया था। वो तो बहुत दबंग किस्म के इंसान थे, और प्योर मेरिट की। वो बात दूसरी है कि अपने जो है ना खास चहेते भी वो लगाते थे, जो उनको आटे में नमक हो गया ना। हाँ, वो आटे में नमक था। उनके ऊपर कभी पैसे का आरोप नहीं लगा, कभी उनको राजनीतिक इंटरफेरेंस के अंडर काम करने का वो उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। हालांकि हमने उनके खिलाफ जो है वो 6 महीने लंबा संघर्ष किया। रिगार्डिंग उन्होंने 4 टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया, जिनमें मैं भी एक था। डॉक्टर भीम सिंह दैया थे। मुझे भी जो है ना उन्होंने, क्योंकि मैं डॉक्टर दैया का स्टूडेंट हुआ करता, तो मुझे भी लपेटे में ले लिया। और एक डॉक्टर जहान सिंह थे, उनको भी लपेटे में ले लिया। तो हमारे यहाँ पर उससे बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। तो फिर एंड रिजल्ट क्या रहा? यूनिवर्सिटी जो है, एंड रिजल्ट संत जी के उसमें क्या होना था। 6 महीने लगातार जो है हम संघर्ष करते रहे। सारी यूनिवर्सिटी बंद थी। ऑल द स्टूडेंट्स, all the non-teaching employees and most of the teachers, they were with us. गर्मी बीत गई, बरसात खत्म हो गई,
सर्दी आ गई, सरकारें बदल गई, लेकिन संत जी टस से मस नहीं हुए और आखिर में हम जो है ना अपना अपना एजुटेशन ख़त्म करके अपनी अपनी ड्यूटी करने लगे। लेकिन उस आदमी की देखो महानता बताता हूँ आपको, विरोधी होते हुए भी हमारे जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि प्रोबेशनर होते हुए भी स्ट्राइक पे चला जाए कोई आदमी। हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स थे सारे प्रोबेशन पे थे, क्योंकि नए नए लगे थे, और वो सारे प्रोबेशनर जो टीचर्स थे वो स्ट्राइक पे थे, और वो भी संत जी के उसमें हमारी स्ट्राइक फेल हो गई तो उन्होंने सबको बुलाया, सबको डिसमिस कर सकता था वो आदमी। तो सिर्फ ये पूछा कि भाई तुम्हें तो मैंने लगाया था, फिर तो तुम जो है ना मेरे खिलाफ क्यों होंगे। सब जो है ना वो कहा कि अपने अपने हेड के साथ आइएगा, और फिर उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता, मैं तो कुरुक्षेत्र चला गया था उस स्ट्राइक के बाद। तो मैं वापस जो है ना उन्होंने खुद हाई कोर्ट में लिख के दिया कि मैं जो है, हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था कि मैं इनको वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर वापस इवनिंग कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर दिया। एक बार ऐसा मौका आया कि यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज को बंद करना की योजना बनाई गई, और योजना बनाई गई तो सारे टीचर्स का संत जी ने इंटरव्यू देना कि किसको रखूं किसको ना रखूं। हम सारे इवनिंग कॉलेज के उस टाइम 15-20 टीचर होते थे, सारे के सारे जो है ना वहाँ पर बैठे हुए, और सबके इंटरव्यू 15-20 मिनट इंटरव्यू चले, और सारे के सारे जो बाहर निकले तो पसीने से लथपथ होके निकले, और मेरा नंबर आया। उस आदमी की महानता बताता हूँ, उनके खिलाफ हमने 6 महीने स्ट्राइक की, एक किस्म से विरोधी रहे। विरोधी मेरे को हटा सकता था फिर दोबारा, मेरे को कह के अच्छा सतपाल ठीक है भाई, आई केम आउट विद इन 2 मिनट्स। सारे सारे टीचर हैरान कि ये क्या हुआ, सतपाल को जो है ना वो 2 मिनट पे इंटरव्यू खत्म हो गया इसका। तो इस प्रकार के संत जी थे। वो दौर जो है वो यूनिवर्सिटी का दौर ही अजब। कौन से साल की बात है सर ये 1979 जी। इस प्रकार के वाइस चांसलर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और बता जी, पुराने दौर का किस्सा है। आईएएस लॉबी को तो शौक है बैन लगाने का। डॉक्टर भीम सिंह दहिया वाइस चांसलर थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के जी। बैन लगा दिया गया, टीचिंग सफ़र होने लगी, रिसर्च सफ़र होने लगी। डॉक्टर साहब कमिश्नर से मिलने के लिए एक मीटिंग के लिए कि आप बैन को हटाइए, हमारी जो है ना इस प्रकार यूनिवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। कमिश्नर ने कहा कि आप टीचर्स को सेल्फ फाइनेंस बेसिस के ऊपर लगाइए, रेगुलर फैकल्टी नहीं, सेल्फ फाइनेंस, अपने रिसोर्सेज जनरेट कीजिए, उससे पैसे दीजिए, सैलरी दीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर दहिया ने उस टाइम उनको जवाब दिया था कमिश्नर हायर एजुकेशन को, कहते हैं आप आईएएस, एचसीएस, आईपीएस ऑफिसर्स को सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे लगाओ ना, हमारे टीचर्स को तो आप जो है ना सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे कह रहे हैं, इनको लगा के देखिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक बात है। इतना कह के वो बाहर निकलाए और सीधे चौधरी भजनलाल के पास गए। कहा कि ये हालात हैं। उसी टाइम विद इन 5 मिनट्स द बैन वाज लिफ्टेड। कितने वाइस चांसलर जो है ना इस प्रकार कमिश्नर के साथ पंगा ले सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, इस प्रकार के हमारे अनुभव रहे, इस प्रकार के हालात रहे। और आजकल के हालात तो देख के जो है ना रोना आता है। 5-5 लाख रुपए में पीएचडी की डिग्रियां बैक डेट से मिलने लग रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। सबको मालूम है, हमारे पॉलिटिशियंस को मालूम है, यूजीसी को मालूम है, और कोई कुछ नहीं कर रहा ओपनली। अगर आप चाहें तो आप जो है ना पिछले बैक डेट से 2 साल से की रजिस्ट्रेशन दिखा देंगे, और आज जो है ना आपको पीएचडी दे देंगे, 5 लाख रुपए दे दीजिए, कोई कंट्रोल नहीं जी, ओपनली। हर शहर में है इस तरह की यूनिवर्सिटीज, दुकानें हैं, दुकानें, ये यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये दुकानें। क्या किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब वैसे तो एकेडमिक्स की बहुत सारी और बातें हैं जो हमें आपसे करनी चाहिए थी, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए आपने हमारे साथ अपने
जीवन के बड़े एमडी यूनिवर्सिटी में किस्से शेयर किए। और आपका इंटरव्यू इसलिए भी ख़ास है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी प्रेजेंट सिनेरियो को देख करके एक आकलन लगाते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी की एक लीगेसी रही है। इस यूनिवर्सिटी में जैसा आपने बताया कि हरद्वारी लाल चौधरी हरद्वारी लाल जैसे जिनको आप संत के नाम से पुकार रहे हैं, तो उन जैसे वाइस चांसलर भी रहे हैं जिन्होंने मेरिट पे और पूरा एक एकेडमिक माहौल हो तो किसी से दबे नहीं और निर्भीक और निडर वाइस चांसलर रहे हैं। और भी बहुत सारी बातों के बारे में आपने लाइट डाली। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।